गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम रीढ़ की हड्डी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि लड़की की शादी से पहले देखने दिखाने की रस्म चल रही है और इस एकांकी की जो मुख्य पात्र उमा हैं, उनके माता पिता यानी कि रामस्वरूप जी और प्रेमा, वे लड़के वालों के स्वागत करने हेतु विभिन्न प्रकार की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वे अपने नौकर रतन के साथ मिलकर घर की सजावट व खाने पीने की व्यवस्था करने में व्यस्त हैं। तभी लड़के वाले घर आ जाते हैं। रामस्वरूप जी उनका स्वागत करते हैं और फिर गोपाल प्रसाद जी, जो कि लड़के के पिता हैं, और रामस्वरूप जी आपसी वार्तालाप में मशगूल हो जाते हैं। अपने ज़माने की बातें वे एक दूसरे को बताते हैं और तभी गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि चलो अब बिजनेस की बात हो जाए, अब आगे जानते हैं। अब रामस्वरूप जी जैसे ही बिजनेस शब्द सुनते हैं तो शब्द को सुनकर चौंक जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि लेन देन की बात को तो बिजनेस नहीं कह रहे। उन्हें मन में थोड़ा सा अजीब लगता है और सोचते हैं कि शादी ब्याह को कोई बिजनेस कैसे कह सकता है, शादी ब्याह कोई बिजनेस थोड़ी ना है। पर वे अपने दिमाग पर जोर डालते हैं और समझ जाते हैं कि शायद वे जिस काम के लिए आए हैं उसी की बात कर रहे हैं, अर्थात लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले। और समझकर फिर वो कहते हैं, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। अब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तो राम स्वरूप जी कहते हैं, भाई तकल्लुफ़ किस बात का? तकल्लुफ़ अर्थात परेशानी किस बात की? यह तो मेरी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं, वरना मैं किस काबिल हूँ। फिर वे माफ़ कीजिएगा कहकर वहाँ से उठकर अंदर चले जाते हैं। अब गोपाल प्रसाद जी जैसे ही देखते हैं कि रामस्वरूप जी जो है वो इंतज़ाम देखने के लिए अंदर चले गए हैं, तो वो मकान को चारों तरफ से जो है वो अच्छे से देखते हैं और अपने मन में थोड़ी सी दबी आवाज़ में कहते हैं कि भाई आदमी तो भला है और मकान भी अच्छा है, हैसियत बुरी नहीं मालूम होती, अब पता चले लड़की कैसी है। अब यहाँ पर लोगों की ये धारणा रहती है कि मकान को देखकर सोचते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो पैसे वाला है और शादी ब्याह में अच्छा खर्च कर सकता है, यानी मकान को देखकर उसकी हैसियत का पता चल जाता है। फिर शंकर जो है, जो कि उनका बेटा है, वो थोड़ा सा कुछ खंगारता है और जी जी कहता है, क्योंकि गोपाल प्रसाद उसको बात बताते हैं कि चलो देखते हैं कि अब लड़की कैसे है। फिर जैसे ही वो थोड़ा सा खंगारने की आवाज़ निकालता है तो गोपाल प्रसाद उसको कहते हैं कि भाई क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। तो गोपाल प्रसाद अपने बेटे को कहते हैं, झुक कर क्यों बैठते हो भाई, ब्याह करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की तो बैकबोन। अब बैकबोन कह के यहाँ पे वाक्य जो है थोड़ा सा अधूरा सा है, यानी कि यहाँ पे वो उनकी बात को ठीक कर रहे हैं कि तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि तुम्हारी तो बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं है। अब यहाँ पर जो है उसकी झुकी हुई कमर को देखकर वो कहते हैं कि भाई अगर कहने का आशय उनका ये है कि भाई अपनी कमर को सीधी करके बैठो, वरना तो झुकी हुई कमर को देखकर ये लोग क्या सोचेंगे। और फिर झुकी हुई कमर जो है वो दब्बूपन की भी निशानी होती है और तुम तो ब्याह करने आए हो, इसलिए सीधे बैठो। फिर इतने में ही रामस्वरूप जी आ जाते हैं और उनको देखकर कहते हैं कि आखिर भी आप माने नहीं। तो रामस्वरूप जी कहते हैं फिर वे उसको चाय का प्याला उनको पकड़ाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई आप कैसी चाय पसंद करेंगे, विलायती चाय पसंद करेंगे या हिंदुस्तानी? यानी जो विलायती चाय अर्थात कहने का मतलब है कि जो विलायती लोग होते हैं वो कम मीठी की चाय पीते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो पेशे से भी वकील है और उनका बेटा भी जो है वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, तो शायद उन रीति रिवाजों को, उन चीज़ों को थोड़ा सा मानते हो। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, नहीं साहब नहीं, मुझे तो भाई आधा दूध और आधी चाय ही दीजिए, ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। वे कहते हैं, भाई मुझे ये नया फैशन पसंद नहीं है, एक तो वैसे ही चाय में पानी कम होता है और ऊपर से चीनी भी नाम की डाल दी जाए, तो भाई स्वाद किस चीज़ का आएगा। और रामस्वरूप जी फिर कहते हैं कि हाँ भाई आप सही तो कह रहे हैं, और यह कहकर उनको चाय का प्याला पकड़ाते हैं। अब रामस्वरूप जी चाय का प्याला पकड़ाते हैं और वे सब चाय पीने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी शंकर कहता है कि वे सरकार जो है वो अब ऐसा लगता है कि चीनी लेने वालों पर
टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद जी जो है वो कहते हैं चाय पीते पीते कि सरकार चाहे जो कर ले, पर आमदनी, अगर उससे सरकार को आमदनी, अच्छी आमदनी करनी है तो बस एक ही चीज़ पर टैक्स लगाना चाहिए। और रामस्वरूप जी कहते हैं भाई किस बात पर, वह क्या है? तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं भाई खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए। अब उनकी बात सुन के पहले तो सब हंसने लगते हैं, रामस्वरूप जी और शंकर जी, पर वे उन्हें लगता है कि शायद मेरी बात का मजाक उड़ रहा है। तो वो कहते हैं कि भाई ये मजाक नहीं है, ये एक ऐसा टैक्स है कि देने वाले चूँ भी नहीं करेंगे। बस शर्त एक होनी चाहिए कि यह एक औरत के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स लगाए, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। अब यहाँ पर जो गोपाल प्रसाद जी जो बात कर रहे हैं औरतों के ऊपर कि उनकी खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए या उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, तो एक तरीके से यहाँ पर वो स्त्रियों का मजाक उड़ा रहे हैं। उनके अंदर जो है वो ये भाव नज़र आ रहा है कि वो स्त्रियों का इतना सम्मान जो है वो नहीं करते, तभी उस चीज़ को वो थोड़ा मजाक बना रहे हैं। अब रामस्वरूप जी भी जो है वो थोड़ा सा हंसते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं था। खैर वो कहते हैं वाह वाह भी खूब, आपने खूब सोचा। वाकई आजकल तो खूबसूरती का भी सवाल जो है बड़ा बेढब सा हो गया है, अजीब सा हो गया है कि हर लोग जो है वो बाहरी सुंदरता के ऊपर भाग रहा है। कहते हैं हम लोगों के ज़माने में ऐसा थोड़ी ना था। अब गोपाल प्रसाद जी और रामस्वरूप जी ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं। फिर रामस्वरूप जी जो है वो शंकर से पूछते हैं भी तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में। रामस्वरूप जी जैसे ही वो पूछते हैं तो शंकर कहता है भाई किस मामले में? तो रामस्वरूप पूछते हैं उनसे भी शादी के मामले में खूबसूरती के विषय में आपका क्या विचार है। अब यहाँ पर फिर जैसे ही वो पूछते हैं तो गोपाल प्रसाद जी जो है वो अपने बेटे को बोलने का मौका ही नहीं देते और बात को जो है वो बीच में ही काटते हुए कहते हैं कि भाई यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप जी। पर वो कहते हैं कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि लड़की जो है वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, यानी लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे लड़की चाहे अगर प्राकृतिक रूप से सुंदर ना हो, लेकिन चाहे वो बनावटीपन से ही, कृत्रिम संसाधनों का प्रयोग करके ही खूबसूरत दिखे, लेकिन खूबसूरत होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें थोड़ी ना राज़ी होती हैं। आपकी लड़की तो ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कहते हैं कि अब यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये है कि चलो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन घर की औरतों को चाहिए कि भाई मेरी बहू आए तो बहुत ही खूबसूरत हो। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए कि वे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि उनके घर में लड़की जो है वो खूबसूरत आए। यानी वो यहाँ पर लड़की के गुणों को नहीं देख रहे हैं कि चाहे उसके अंदर गुण हो या ना हो, लेकिन वो किसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं? सुंदरता को महत्व दे रहे हैं। अब उनका लड़का जो कि झुकी हुई कमर का नज़र आ रहा है, लेकिन झुकी हुई कमर का होने के बावजूद भी उन्हें लड़की कैसी चाहिए? खूबसूरत चाहिए। तो यहाँ थोड़ी सी उनकी जो मानसिकता है वो थोड़ी अटपटी सी महसूस हो रही है। गोपाल प्रसाद की बात सुनकर रामस्वरूप जी जी हाँ में उत्तर देते हैं और कहते हैं कि भाई आप तो वह स्वयं ही देख लीजिएगा। फिर गोपाल प्रसाद जी कहते हैं भाई इसमें देखना क्या, अब अपनी बातचीत तो हो ही चुकी है, इसको एक रस्म ही समझिए। फिर वो रामस्वरूप जी से एक बात और पूछते हैं कि भाई क्या आपने जायचा मिलवा लिया? जायचा अर्थात जन्म पत्री। तो रामस्वरूप जी कहते हैं कि भाई जायचा मिलना कौन सी मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दो और खुद ब खुद मिल गया। अब यहाँ पर देखिए जो लड़के वाले हैं वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी कभी तो वो सुंदरता को महत्व दे रहे हैं और कभी जन्म पत्री की बात पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे लोग जो है थोड़ी रूढ़िवादी और दकियानूसी विचारों के व्यक्ति जो है वो प्रतीत हो रहे हैं। वे लड़की के गुणों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि जन्मपत्री और सुंदरता जैसी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद में गोपाल प्रसाद जी एक बात और पूछते हैं कि भाई मैंने सुना है कि आपकी लड़की पढ़ी लिखी है, जो मेरे कानों में एक भनक सी पड़ी है, यह तो गलत है ना? फिर वो कहते हैं कि भाई मैंने तो आपको साफ साफ बात कह दी थी कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की
नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर वो एक बात को, एक शब्द को थोड़ा ज़्यादा जोर देकर कहते हैं कि भाई हमें मेम साहब नहीं रखनी है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मेम साहब कहकर वो एक तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं कि जो ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की जो होती है वो मेम साहब बन जाती है और नाज नखरे करने लगती है, तो ऐसे ही लड़कियों के नाज नखरों को कौन उठाएगा, कौन सहन करेगा। फिर वो कहते हैं कि उनका बेटा भी कहने लगता है कि भाई हमें नौकरी तो करानी नहीं है, पढ़ी लिखी होगी और तो नौकरी करने के लिए भी जिद कर सकती है, तो हमें भी नौकरी वोकरी भी नहीं करानी है। अब यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी जैसे उनकी बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि भाई नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता, और कहीं ना कहीं वो इस बात को छुपाते हैं कि उनकी लड़की जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। तो यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि राम स्वरूप जी जो है वो कितने मजबूर हैं। किस लिए? कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से उनकी बेटी का जो है वो ब्याह जो है वो सही समय पर हो जाए, ताकि समाज की बातें जो है वो उनको सुननी ना पड़े। इसीलिए लड़के वालों की इन बातों को भी, हालांकि राम स्वरूप जी थोड़े आधुनिक विचारधारा के थे, तभी उन्होंने अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया, लेकिन उन गोपाल प्रसाद जी की इन मांगों के आगे जो है उन्हें थोड़ा मजबूर होना पड़ा और उस पढ़ी लिखी बात को भी उन्हें छुपाना पड़ा। अब गोपाल प्रसाद जी उनसे कहते हैं कि भाई कुछ लोग तो मुझसे कहते हैं कि आपने अपने लड़के को तो BA MA तक पढ़ाया है, तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। फिर वो कहते हैं कि भाई आप सोच बताइए ज़रा इन अकल के ठेकेदारों से, क्या लड़के और लड़की की पढ़ाई होना एक बात है? अरे मर्दों का तो काम ही है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही काम करने लगी, अंग्रेज़ी अखबार पढ़ने लगी, पॉलिटिक्स करने लगी, तो बताओ घर गृहस्थी कौन सुनाएगा, कौन चलाएगा? जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। फिर अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है लड़का और लड़की में जो है वो असमानता दर्शाई जा रही है कि पढ़ाई लिखाई जो है वो सिर्फ लड़के के लिए है, लड़की के लिए तो पढ़ी लिखी होना जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है। लड़की के लिए पढ़ाई जो है वो इतना महत्व नहीं रखती। अब इन सब बातों को सुनकर शंकर भी जो है वो हंसने लगता है और उनकी बात में जैसे कि सहमति जो है वो दर्शा रहा हो। और गोपाल प्रसाद बार बार इसी चीज़ को कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ मर्दों के लिए बनी है, और उन्हीं में से एक है ऊंची तालीम। यानी उनका कहने का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई तो सिर्फ मर्दों के लिए ही बनी है, औरतों के लिए नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाला लड़का जो है वो शंकर भी चुपचाप बैठा हुआ उनकी बातों को सुने चले जा रहा है, और वो कुछ भी नहीं कह रहा, जैसे कि उसकी अपनी खुद की कोई राय ही नहीं हो। यहाँ पर उसकी मानसिकता भी बड़ी दकियानूसी सी प्रतीत हो रही है। खैर, राम स्वरूप जो हैं वो फिर उनको चाय नाश्ते के लिए और कहते हैं कि भाई और लीजिए, तो दोनों के दोनों वे मना कर देते हैं। और फिर वे कहते हैं कि भाई अब आगे की रस्म पूरी कर ली जाए। राम स्वरूप जी जो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, और ऐसा कहकर वे दरवाजे की तरफ मुँह करके कहते हैं भाई ज़रा पान भिजवा देना, अर्थात तब लड़की को पान लेकर भिजवा दो ताकि देखने की रस्म पूरी हो जाए। उमा जो है वो अपने हाथों में पान की तश्तरी लेकर आती है। जैसे ही वो आती है तो राम स्वरूप जी जो कहते हैं कि भाई ये है आपकी लड़की। फिर उसको कहते हैं, उमा को कहते हैं कि लाओ बेटी पान मुझे दे दो। अब उमा जैसे ही पान की तश्तरी अपने पिता को देने के लिए अपना जो चेहरा ऊपर करती है, तो उसकी नाक पर रखा हुआ सोने के रेम का जो चश्मा है वो गोपाल प्रसाद और शंकर को दिख जाता है। जैसे ही उन्हें वो चश्मा दिखता है तो वो एकदम से चौंक जाते हैं। अब इतने में राम स्वरूप की नज़र उनकी तरफ पड़ती है तो वो थोड़ा सा सकपका जाते हैं कि भाई चश्मे की बात तो मैंने इनको बताई नहीं थी, कहीं इन्हें बुरा ना लग जाए। तो वो एकदम से उस बात को छिपाते हैं और कहते हैं कि भाई पिछले महीने में इसकी आंखें जो हैं वो दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए इसे चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब गोपाल प्रसाद जी अपना शक दूर करने के लिए उससे पूछते हैं कि भाई पढ़ाई की वजह से तो ये चश्मा नहीं लगा है? तो राम स्वरूप कहते हैं कि नहीं साहब नहीं। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि ठीक है, और उसको उमा को कहते हैं बैठो बेटी,
फिर रामस्वरूप भी कहते हैं कि हाँ उमा उस तख्त पर बैठ जाओ अपने बाजे के साथ में। और गोपाल प्रसाद जी जो है वो बहुत ही बारीकी से हर चीज़ को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि चाल में भी खराबी नहीं है और चेहरे पर भी छवि है, और लगता है गाना बजाना भी सीखा है। तो रामस्वरूप कहते हैं भाई उमा जरा कुछ गा कर तो सुना दो एक आधा गीत। उमा सितार उठाती है और गाने लगती है। अब जैसे ही वो गाना गाना शुरू करती है तो उसकी नज़र गाते गाते अचानक शंकर के ऊपर पड़ जाती है, और जैसे ही वो शंकर को देखती है तो एकदम से गाते गाते जो है वो रुक जाती है। अब रुक क्यों जाती है, क्योंकि उसने शंकर को पहचान लिया होता है। अब उमा तो कॉलेज में पढ़ती थी और वहीं कॉलेज के आसपास में उमा ने जो है वो शंकर को आते जाते देखा था। अब रामस्वरूप उससे पूछते भी क्यों, क्या हुआ, गाने को तो पूरा करो। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है साहब, आपकी लड़की अच्छा गाती है। फिर उमा जो है वो अंदर जाने लगती है तो गोपाल प्रसाद उसको रोकते हैं, भी ठहरो बेटी। रामस्वरूप कहते हैं थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठ जाती है। अब गोपाल प्रसाद उमा से बहुत सारी चीज़ें पूछते रहते हैं कि भाई तुम्हें पेंटिंग वगैरह भी तो आती है। अब ये क्वेश्चंस जो हैं वो उससे पूछते रहते हैं कि तुम्हें ये आता है, तुम्हें वो आता है, तुम्हें खाना बनाना आता है, सारी की सारी चीज़ें जब उसे पूछते हैं, लेकिन उमा उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। क्यों, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा होता। एक तो उसे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे ये सारी की सारी रस्में जो हैं वो पसंद नहीं थी, और दूसरा वो शंकर को पहचान जाती है कि शंकर जो है किस तरीके की हरकतें जो है वो कॉलेज के दिनों में किया करता था। अब उसको अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए वो चुपचाप रहती है। फिर रामस्वरूप कहते हैं कि हाँ हाँ, वह तो आपको बताना भूल ही गया कि जो तस्वीरें टंगी हैं वे सब भी इसी ने खींची है। रामस्वरूप जी जो है वो अपनी बेटी की बड़ाइयाँ करे जा रहे हैं, यानी सारी की सारी बड़ाइयाँ क्या, सारी बातें बताई जा रहे हैं कि उमा को ये गाना बजाना भी आता है, पेंटिंग करना भी आता है, फ़ोटो इत्यादि खींचना भी आता है। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि यह सब तो बहुत अच्छा है कि सिलाई वगैरह सब कुछ आती है, और इन सब चीज़ों में तो बहुत परफेक्ट है। अब गोपाल प्रसाद जी बार बार उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन उमा चुपचाप बैठी रहती है। रामस्वरूप जी इशारे से भी कहते हैं, लेकिन वो किसी बात का जवाब नहीं देती। अब ये सारी की सारी चीज़ें देखकर गोपाल प्रसाद जी जो हैं वो थोड़े से अधीर हो जाते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि भाई ये जवाब क्यों नहीं दे रही है। रामस्वरूप जी भी थोड़ा सा सक पका जाते हैं। वो उसे इशारे से भी कहते हैं और फिर उसे अपने मुंह से भी कहते हैं कि भाई जवाब तो दो उमा, लेकिन उमा जो है वो किसी बात का जवाब नहीं देती। अब इस बात को संभालने के लिए वो कहते हैं कि थोड़ा सा शर्माती है, इनाम तो इसी ने जीते हैं। लेकिन गोपाल प्रसाद जी को रामस्वरूप जी का इस तरीके से उसकी तरफ से जवाब देना अच्छा नहीं लगा, तो वो थोड़ी रूखी आवाज़ में उससे कहते हैं भाई इसे भी तो ज़रा मुंह खोलने दीजिए। अब रामस्वरूप उमा को कहते हैं भी उमा देखो तो सही, आप क्या कह रहे हैं, इनकी बात का जवाब तो दो। उमा थोड़ी बात सुनती है, फिर उमा कहती है, हल्की आवाज़ में कहती है, लेकिन उसकी बात में थोड़ा सा वज़न होता है। वो कहते हैं भाई क्या जवाब दूँ बाबूजी, जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा वरना। अब यहाँ पर उमा को बहुत बुरा लग रहा था कि किस तरीके से हर एक चीज़ को वो बारीकी से नाप तौल रहे हैं, देख रहे हैं और बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे लग रहा था कि वो उसे इस तरीके से परख रहे हैं जैसे कि किसी सामान को परख रहे हों कि सामान जो है वो कितना मजबूत है, पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो भाई अगली दुकान पे देख ले। तो उससे बहुत ही अपमानित महसूस हो रहा था, जैसे कि कोई वो वस्तु हो। अब रामस्वरूप जी जब सुनते हैं तो थोड़े से चौंक जाते हैं और वो उमा को चुप कराने का प्रयास करते हैं। अब जब उमा को बार बार इतना उकसाया गया तो उमा अब अपनी बात जो है वो कहने लगती है। वो कहती है कि अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय हैं मेरे खरीदार बनकर जो आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। अब यहाँ पर वो ये कहना चाहती है कि क्या हम लड़कियां जो हैं वो जानवरों की तरीके से हैं, भेड़ बकरियों की तरीके से हैं, जिन्हें कसाई जो है पहले देखेगा परखेगा कि हाँ भी अच्छा
अच्छी किस्म की भेड़ बकरियां हैं उसके बाद ही काटेगा। अब वो यहाँ पर अपनी तुलना जो है वो कहीं ना कहीं भेड़ बकरियों से, यानी वो ये दर्शाने का प्रयास कर रही है कि हम कोई जानवर नहीं हैं, हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल है और हमारी भी इच्छाएं होती हैं। अब जब गोपाल प्रसाद जी उनकी उमा की इस बातों को सुनते हैं तो वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं और फिर वो उसको कहते हैं कि भाई क्या आपने मेरी इज़्ज़त उतारने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था। अब उमा का जो गुस्सा है वो अब बढ़ता चला जा रहा है। उमा अब तेज़ आवाज़ में कहती है कि जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। ज़रा अपने साहबजादे से तो पूछिए कि अपनी पिछली फरवरी में ये लड़कियों की हॉस्टल के इर्द गिर्द घूमते क्यों नज़र आ रहे थे, वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर बाबूजी चलिए। अब जैसे ही शंकर ये बात सुनता है तो वो थोड़ा सा सकपका जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हाँ भी मेरी हरकत जो थी वो इस लड़की को पता है और अगर ये सबके सामने आ गई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब गोपाल प्रसाद जी जो है वो पूछते हैं, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? यानी कि अब यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी का जो शक था उसके पढ़े लिखे होने का वो भी एकदम सटीक बैठ जाता है कि हाँ भी लड़की पढ़ी लिखी हो। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम हॉस्टल में थी? उमा गोपाल प्रसाद जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का जी हाँ में उत्तर देती है और कहती है कि हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ और मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन ज़रा अपने पुत्र से तो पूछिए, ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर वहाँ से भागे थे। अब गोपाल प्रसाद जब ये सारी बातें सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वे गुस्से में खड़े होकर कहते हैं, बस बस, बहुत हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी, कहाँ है? अब मैं चलता हूँ। और फिर वे अपने बेटे को भी चलने के लिए कहते हैं। अब जब दोनों जाने लगते हैं तो उमा उनको फिर से कहती है कि जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। अब बच्चों, यहाँ पर रीढ़ की हड्डी कहने का आशय यह है कि लड़के का खुद का कोई स्वाभिमान है भी या नहीं, या उसकी कोई स्वयं की विचारधारा है भी या नहीं। क्योंकि शंकर जो था वो चुपचाप अपने पिता की बातों में हाँ में लाए चले जा रहा था। अब वह चाहे बात स्त्री और पुरुष की शिक्षा को लेकर असमानता की हो या स्त्री का मजाक बनाने व उनके अपमान की बात हो, हर बात को सहन करे जा रहा था और किसी भी बात पर वह बोल नहीं रहा था। इसी को लेकर उसे लगा कि उसकी खुद की कोई विचारधारा है या नहीं, और तभी उसने कहा कि जाके पता लगाइए कि उसकी रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। और फिर ये सारी बातें होने के बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं, अर्थात रिश्ता जो है वो टूट जाता है। अब ये बात जानकर रामस्वरूप जी दुखी हो जाते हैं और कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। प्रेमा जो कि उनकी पत्नी वो भी घबराने लगती है और उमा रोने लगती है, क्योंकि उसे दुख इस बात का है कि उसने अपने पिता का दिल दुखाया, लेकिन उसे संतुष्टि इस बात की है कि उसने अपने स्वाभिमान की रक्षा की। अपने स्वाभिमान की रक्षा की खातिर वह लड़के वालों की गलत बातों के आगे झुकी नहीं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि इस एकांकी का जो मुख्य उद्देश्य है कि उमा के माध्यम से गोपाल प्रसाद व शंकर जैसे रूढ़िवादी व दकियानूसी विचारों वाले तथा दहेज के लालची लोगों को करारा जवाब देना और ऐसे लोगों को बेनकाब करना जो स्त्री पुरुष में असमानता रखते हैं तथा स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखते हैं। साथ ही साथ समाज में औरतों की दशा को सुधारने हेतु उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। तो ये जो उद्देश्य है यह आपको समझ आ गया होगा।